हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारुत्स मेंटरशिप में। तो हर वीक की तरह इस वीक भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस पूरे हफ्ते के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो महत्वपूर्ण समसामयिकी विषय हैं, उसको मैं आपको लेके आया हूँ। आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो बैंकिंग एसएससी रिलेटेड कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें करंट अफेयर्स को काफी पूछा जाता है और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो वीकली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज है, उसमें इस वीक की जो 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक की जो करंट अफेयर्स हैं, मैं उसको लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं वो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके बाद द हिंदू और पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, और उसके बाद एक मैंने हिंदी अखबार लिया है अमर उजाला, जिससे कि मैं उत्तराखंड स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है स्टेट की वो भी कवर करता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीक की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को क्या है। पहले है वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एट ऑल 75 रमसार साइट्स इन इंडिया। तो रमसार साइट्स क्या होती हैं? रमसार एक जगह है कहाँ, ईरान में, जहां पे कन्वेंशन हुई थी पूरे वर्ल्ड की जो वेटलैंड है उन्हें प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए। तो उसके आधार पे पूरी दुनिया में एक नेटवर्क बनाया गया वेटलैंड्स का, जिसे रामसार साइट्स बोला जाता है। इंडिया में 75 मतलब 75 रामसार साइट्स हैं। तो वर्ल्ड वाइड ये वर्ल्ड वेटलैंड डे कब है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो देखिए क्या था। The World Wetland Day is observed on 2nd February every year all over the world to commemorate the signing of Ramsar Convention on Wetland of International Importance in 1971। तो 2 फरवरी को 1971 में क्या साइन किया गया था? रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंडिया इज अ पार्टी टू द कन्वेंशन सिंस 1982। इंडिया इसमें कब? 1982 से हम इसके मेंबर हैं। एंड हैज सो फार डिक्लेयर्ड 75 वेटलैंड्स एज रामसर साइट्स कवरिंग 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो 75 जो हमारी रामसर साइट्स हैं, ये 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है। द 2023 थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे इज वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो इस साल की हमारी थीम क्या है? वेटलैंड रिस्टोरेशन है, विच हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड टू प्रायोरिटाइज wetland restoration. It is a call on the entire generation to take proactive action for wetland by investing financial, human and political capital to save the wetlands from disappearing and to revive and restore those that have been degraded. तो ये बेसिकली इस साल की हमारी थीम क्या है? वेटलैंड रिस्टोरेशन है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रामसार साइट्स इन एशिया। ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा रामसार साइट्स कहाँ है एशिया में? इंडिया में है। Making these sites a critical ecological network for conservation of global biological diversity and supporting human well-being. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change launched Mission Sahbhagita in 2021 with a mission of a healthy and effective management network of 75 wetlands of national and international significance. तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, इसने मिशन सहभागिता, ये भी आपका देखिए प्रीलिम्स या मेंस में पूछा जा सकता है। ये क्या है? 2022 में लॉन्च किया है, जो कि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए है। उसके अलावा और क्या है इसमें? बफर फ्रॉम फ्लड्स, ड्राउट, साइक्लोन एंड अदर एक्सट्रीम इवेंट। तो ये जो हमारी वेटलैंड है क्या करती है? हमें फ्लड से, ड्राउट से, साइक्लोन से भी एक बफर प्रोवाइड कराती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एक्शंस एंड रिकॉग्निशन, कंजर्वेशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो ये बेसिकली हमारा जो मिशन सहभागिता है उसके बारे में इन्होंने दिया है कि वेटलैंड के इन जो इंपॉर्टेंस है उन्हें क्या करता है? कंजर्व करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत गौरव ट्रेन। क्या है भारत गौरव ट्रेन? दिस ट्रेन टूर हैज बीन डिजाइन ऑन द लाइंस ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू शोकेस द हेरिटेज ऑफ वाइब्रेंट गुजरात। तो ये पहली, वैसे भारत गौरव ट्रेन क्या है कि इंडिया के जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसे शोकेस करने के लिए। तो पहली जो ट्रेन लॉन्च करी गई है वो गुजरात में की गई है। इस किस थीम के तहत? एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च इन लाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव देखो अपना देश टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म। तो साथ में जो टूरिज्म में हमारा जो इनिशिएटिव है देखो अपना देश, उसके तहत भी ये क्या है? एक हमारा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की भावना के अनुरूप डिजाइन किया गया है भारत गौरव ट्रेन को। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल देखो अपना देश के अनुरूप है। ये भी क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ साउथ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट द तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप एज पार्ट ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। तो हमारा जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम है उसके तहत
साउथ इंडिया का जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ बना है? कर्नाटका के तुमकारू इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, अंडर द चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये किसके अंदर तहत बनाया गया है? चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बनाया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, ये क्या है? स्पेशलाइज्ड बॉडी है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका थ्रू द कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड हैव टेकन अप द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल टाउनशिप एट वसंत नासपुरा spread across 8,500 acres in 3 phases in Tumkaru district through the project special SPV के through special purpose vehicle के through. The CBIC project includes the development of industrial township at 3 nodes. कहाँ पर? पहला हमारा कृष्णापत्तनम, कौन सा जो हम किसकी बात कर रहे हैं? चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो रही है। तो चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 3 हमारे क्या है? नोड्स हैं। पहला है कृष्णापत्तनम जिसे हम आंध्र प्रदेश में, दूसरा है तुमकारू कर्नाटका में, और थर्ड है पोन्नेरी तमिलनाडु में। द तुमकारू नोड हैज बीन प्रायोरिटाइज्ड फॉर डेवलपमेंट विद एन एरिया ऑफ, ये तो इसके क्या है? हमारे अलग अलग पार्ट है। तो ये जो हमारा चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत इसके 3 नोड है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में पूछा सकता है क्या क्या है? कृष्णापत्तनम आंध्र प्रदेश में, तुमकारू कर्नाटका में, और पोन्नेरी तमिलनाडु में। और इसका जो हमारा पहला जो हमारा डेवलपमेंट हुआ वो कहाँ पे? तुमकारू में हुआ है। अभी हिंदी में देखिए, प्रधानमंत्री ने तुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया, ये भी इसी बीच में हुआ है। तो इसी जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसमें क्या है? हेलीकॉप्टर संयंत्र लगाया है, उसको भी उन्होंने क्या किया? राष्ट्र को समर्पित किया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने तुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की। इसकी आधारशिला भी 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। यह एक समर्पित नई ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, कहाँ पे? तुमकारू में है, जो हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता और इकोसिस्टम को आगे बढ़ाएगी। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो वनडे एग्जाम है जैसे GS के जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी। HUL एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 3 टन वर्ग एकल इंजन बहुउद्देशीय उपयोगिता हेलीकॉप्टर है। उसमें उच्च गतिशीलता की अनूठी विशेषता है। कारखाने का विस्तार अन्य हेलीकॉप्टर जैसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के निर्माण के साथ साथ भविष्य में LCH, LUH, सिविल ALH और IMRH की मरम्मत और ओवरऑल के लिए किया जाएगा। कारखाने में भविष्य में सिविल LUH के निर्माण की भी संभावना है। प्रधानमंत्री ने तुमकुरू औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत तुमकुरू में 3 चरणों में 8,484 एकड़ में फैले औद्योगिक टाउनशिप का विकास चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किया गया है। तो ये वो भी क्या, ये क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था इस हफ्ते का। नेक्स्ट देखिए, भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव क्या होता है, कि कौन इसे सेलिब्रेट करता है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा विल ऑर्गेनाइज 22nd एडिशन ऑफ द भारत रंग महोत्सव 2023 फ्रॉम 14 to 26 फरवरी 2023। तो भारत रंग महोत्सव को कौन ऑर्गेनाइज कराता है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कराता है। द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन दिल्ली, जयपुर, राजमुंद्री, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक एंड केवड़िया। तो ये इतनी जो हमारी जगहों पे इसको होना है। द क्लोजिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड इन केवड़िया, कहाँ? गुजरात में, ऑन 26 फरवरी। क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ होगी? केवड़िया में होगी। The Bharat Rang Mahotsav aims to strengthen international tie-ups and cultural exchange program with other nations. It builds a platform to explore more about the theatre tradition across the country. Not just artists, but also the noted directors will be attending the grand festival. हिंदी में देखिए, भारत रंग महोत्सव कौन? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD 16 से 26 फरवरी तक भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन करेगा। रंग महोत्सव राजधानी दिल्ली के अलावा 9 शहरों में आयोजित किया जाएगा। आपने शहरों के नाम पीछे देख लिए। भारत रंग महोत्सव का उद्देश्य अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को मजबूत करना है। यह पूरे देश में रंगमंच परंपराओं के बारे में और अधिक जानने के लिए एक मंच तैयार करता है। इस भव्य समारोह में केवल कलाकार ही नहीं बल्कि जाने माने निर्देशक भी शामिल होंगे। इससे पहले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने जुलाई 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आजादी खंड के तहत भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया था, जिससे हमारी मातृभूमि के शहीदों को याद किया जा सके और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके। तो ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रीलिम्स में।
तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है? इन तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 5 nodes namely चेन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सालेम एंड तिरुचिरापल्ली हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो ये आप इसको पूछ सकता है कि जो तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके 5 नोड कौन कौन से हैं? तो उनके नाम है चेन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सालेम और तिरुचिरापल्ली। इसको ध्यान याद करना है। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है राम आरबीआई फ्रेमवर्क फॉर इनवॉइसिंग एंड पेमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रूपी। तो क्या हुआ, रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया था, एक लॉन्च किया था, एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया था जिसमें कि इंडियन रूपी में इंटरनेशनल ट्रेड हो सके। तो आप जानते हैं कि इस वक्त जो ग्लोबल ट्रेड है वो ज्यादातर किस में होता है? डॉलर्स में होता है, और इंडिया का तो ज्यादातर ट्रेड किस में होता है? डॉलर्स में ही होता है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट करेंसी है ग्लोबल ट्रेड की, वो यूरो है, रूबल है और चाइनीज येन है। लेकिन अब आरबीआई ने इंडियन रूपी में भी इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करने के लिए एक क्या किया है, फ्रेमवर्क जारी किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें और उसमें उसने पूरा डिटेल में किस तरीके से उसकी इनवॉइसिंग होगी, किस तरीके की उसको मतलब उसके अकाउंट्स को मैनेज किया जाएगा, इस फ्रेमवर्क में सब दिया गया है। तो देखिए क्या, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अलाउड इनवॉइसिंग एंड पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रूपी। किसके तहत? इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रूपी। ये क्या है इसकी, वो है। Giving more information, the minister stated that the circular lays down that all exports and import under the arrangement may be denominated and invoiced in Indian rupee, and the settlement of trade transaction under the arrangement shall take place in INR. तो इसमें इनवॉइसिंग और सेटलमेंट दोनों किस में होंगे? INR में होंगे। RBI has put in place the arrangement to promote growth of global trade with emphasis on exports from India and to support the increasing interest of global trading community in INR. The framework put in place by RBI is applicable for any partner country seeking to undertake trade with India in INR from in terms of RBI circular. Directorate General of Foreign Trade has introduced a provision in foreign trade policy allow for international trade settlement in INR. इसमें इसमें क्या है, जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उसने भी क्या कर दिया है, आईएनआर में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। फिर देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय हाइड्रोजन अभियान। क्या है राष्ट्रीय हाइड्रोजन? इसमें क्या है, अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह, तो भारत ऊर्जा सप्ताह इस हफ्ते का हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था, के दौरान 6 फरवरी 2023 को ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वदेश में विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ई बस को, ई झंडी को दिखाकर रवाना किया। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत की जो पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ई बस है वो किसने डेवलप करी? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने करी है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन अभियान और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के क्रम में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अपने स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत स्वदेश में विकसित हाइड्रोजन ईंधन चलने वाली बस को विकसित किया है। किसने किया है? किसके तहत? राष्ट्रीय हाइड्रोजन अभियान के तहत। यह बस बैटरी और फ्यूल सेल का मिला-जुला संस्करण है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है जो बिजली पैदा करता है और बिजली से चलने वाली मोटर काम करने लगती है। यह सहायक बैटरी को भी चार्ज भी करता है और गति बढ़ाने में, ब्रेक लगाने के दौरान बैकअप शक्ति प्रदान करता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में है, आप इसे आगे पढ़ सकते हैं। तो हमारी जो पहली ई बस है वो किसने? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बनाई है। किसके तहत? राष्ट्रीय हाइड्रोजन अभियान के तहत। फिर ये देखिए ऑपरेशन नार्कोस और ऑपरेशन आहट क्या है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन नार्कोस किसने चलाया था? आरपीएफ ने। किसने? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। आरपीएफ ने ऑपरेशन नार्कोस के तहत रेलवे नेटवर्क के माध्यम से नारकोटिक उत्पादों की तस्करी और ऑपरेशन एएचटी के तहत मानव तस्करी में शामिल सिंडिकेट पर लगाम लगाने के उद्देश्य से 1 महीने का राष्ट्रव्यापी अखिल भारतीय अभियान चलाया है। तो ऑपरेशन नार्कोस किस चीज के लिए था? जो कि रेल और ट्रेन के माध्यम से जो हमारे नारकोटिक सब्सटेंसेस, जो नारकोटिक उत्पाद इधर से उधर आते हैं, उनको उन पे रोकथाम के लिए था। और ऑपरेशन आहट क्या था? ये भी आरपीएफ का ही था, के तहत मानव तस्करी के पीड़ितों को पहचान करने और उन्हें बचाने के लिए अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ऑपरेशन नार्कोस बेसिकली था नारकोटिक्स के लिए, ऑपरेशन आहट था ह्यूमन मतलब मानव तस्करी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। नहीं देखिए सर्व दवा सेवन, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, किसके लिए? ये देख ली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरिया एलएफ लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान सर्व दवा सेवन अर्थात मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया। किस चीज के लिए? लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए। वैश्विक समय सीमा के 3 साल पहले 2027 तक फाइलेरिया समाप्त करने का लक्ष्य है।
तो डब्ल्यूएचओ ने जो हमें बोला है कि पूरे दुनिया से हमें 2030 तक ये जो है लिम्फेटिक फाइलेरिया इसे खत्म करना है। और भारत सरकार का लक्ष्य है कि जो डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य है उससे 3 साल पहले अर्थात 2023 में इसे खत्म कर लिया जाए। फाइलेरिया प्रभावित 10 राज्यों के स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर एंटी फाइलेरिया दवा देंगे। क्योंकि कौन कौन से हैं 10 राज्य, इसमें बिहार है, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है, जहां क्या होगा घर घर जाकर एंटी फाइलेरिया की दवा दी जाएगी। ब्लॉक स्तर पर सघन निगरानी, कवरेज के रोजाना विश्लेषण के साथ ही शासन के सभी स्तरों पर रिपोर्ट की निगरानी की जाएगी। तो ये क्या हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए जो स्कीम जो इनिशिएटिव लिया है। अब देखिए भारत की प्रत्यायन प्रणाली दुनिया में 5वें पायदान पर, समग्र गुणवत्ता बुनियादी ढांचा प्रणाली शीर्ष 10 में रही। तो क्या है इसको देखते हैं। GQII रैंकिंग, ये GQII रैंकिंग क्या होती है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट है, जिस खास ये प्रत्यायन प्रणाली है, उसको क्या करती है पूरे वर्ल्ड स्टेज पे चेक करती है। तो GQII रैंकिंग उस वर्ष के अंत तक एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित की जाती है। तो इसलिए क्या है जो GQII रैंकिंग है, ये हर वर्ष क्या की जाती है, आंकड़े के हिसाब से प्रकाशित की जाती है और प्रत्येक वर्ष के लिए कार्योत्तर प्रस्तुत की जाती है। 2021 की रैंकिंग दिसंबर 2021 के अंत तक के आंकड़ों पर आधारित है, जिन्हें 2022 तक एकत्रित और विश्लेषण किया गया है। यह मेट्रोलॉजी, मानकीकरण, प्रत्यायन और संबंधित सेवाओं से जुड़ी फिजिकलिश टेक्निकल बुंदेसलाटाल (पीटीवी) और फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (BMGJD) जर्मनी द्वारा समर्थित एक पहल है। तो ये पूछ सकता है कि हमारी GQII रैंकिंग है, इसे कौन लॉन्च करता है। तो इसे कौन करता है, देखिए फिजिकालिस टेक्निस्क बुंदेसटाल्ट (पीटीवी) और जर्मनी की फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के तहत आने वाले भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली को हाल के ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII मतलब क्या है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में दुनिया में 5वां स्थान हासिल हुआ है। तो भारत की जो हमारी भारत गुणवत्ता परिषद QCI जो है, उसके तहत जो हमने प्रत्यायन प्रणाली डेवलप करी है, उसे वर्ल्ड में 5वां स्थान मिला। GQII में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के आधार पर दुनिया के में 184 देशों की सूची तैयार की गई है। मानकीकरण प्रणाली में 9वीं और माप संबंधी यानी मेट्रोलॉजी प्रणाली में दुनिया में 21वें पायदान के साथ भारत की समग्र QI प्रणाली रैंकिंग 10 शीर्ष में 10वें पायदान पर बनी हुई है। तो हमारी जो ओवरऑल है वो कौन सा 10वें स्थान पर है, लेकिन हमारी जो ये जो मेन है, जो भारतीय जो हमारी प्रत्यायन प्रणाली है, वो 5वें नंबर पे है। QI अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तकनीकी रीढ़ है, जिसमें मेट्रोलॉजी, मानकीकरण, मान्यता और एक समान मूल्यांकन सेवाएं व्यापारिक भागीदारों के बीच विश्वसनीयता और विश्वास को बढ़ाती हैं। भारत में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत आने वाले राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संस्थान है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS राष्ट्रीय मानक संस्थान है और भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत आने वाले राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड इसके समर्थन से राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली के संरक्षक हैं। ये हमारा इंडिया में क्या इकोसिस्टम है वो दे रखा है। GQII देशों के QI की तुलना के आधार पर विकास को मापता है। एक सूत्र से मेट्रोलॉजी मानकों और मान्यता के लिए उप रैंकिंग में स्थिति के आधार पर प्रत्येक देश के लिए अंकों की गणना की जाती है। भौगोलिक रूप से शीर्ष 25 QI प्रणाली मुख्य रूप से यूरोप, उत्तर अमेरिका और एशिया प्रशांत में स्थित है। तो जो टॉप 25 है वो बेसिकली यूरोप, अमेरिका और एशिया पैसिफिक में है। हालांकि भारत 10वें स्थान पर, ब्राजील 13वें स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया 14वां, तुर्की 16वां, मैक्सिको 18वां और दक्षिण अफ्रीका 21वां इसमें क्या है, अपवाद है। तो ये हमारी देखिए रैंकिंग है GQII 2021 की। इसमें नंबर 1 पे कौन सा है, जर्मनी है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट्स, फोर्थ यूनाइटेड किंगडम और हमारा इंडिया का इसमें स्थान है कौन सा, 10th है। तो ये देख लीजिए। तो इसमें अलग अलग भी देखिए मेट्रोलॉजी में इंडिया का, मेट्रोलॉजी में हमारी रैंकिंग कितनी है 21, रैंक स्टैंडर्डाइजेशन में कितनी है 9 और रैंक एक्रेडिटेशन में 5th है। ये भी हमारी क्या अलग अलग रैंकिंग्स हैं। ये पूछ सकता है कि इसको कौन लॉन्च करता है और उसका क्या हुआ है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए क्रिप्टो एसेट्स आर बॉर्डरलेस, रिक्वायर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू प्रिवेंट रेगुलेटरी आर्बिट्रेज। तो ये कभी बीच में न्यूज आई थी कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जो क्रिप्टो एसेट्स है, उन्हें किस तरीके से रेगुलराइज किया जाए, किस तरीके से उन्हें रेगुलेट किया जाए। इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि बॉर्डरलेस है, इसलिए इनमें क्या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत होती है।
तो इंडिया ने इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए हैं क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलराइज करने के लिए? डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट is investigating several cases related to cryptocurrency frauds wherein a few crypto exchange have also been found involved in money laundering. तो डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट क्या कर रहा है? क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड्स की जांच कर रहा है। तो उसने देखा कि कई सारे जो हमारे क्रिप्टो एक्सचेंज हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। नेसेसरी एक्शन एज पर प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 has been taken by the Directorate of Enforcement. As on 31st 2023, proceeds of crime amounting to rupees 936 crore have been attached, seized, freezed. 5 persons have been arrested and 6 prosecution complaints, including one supplementary PC, have been filed before Special Court of PMLA. Under Foreign Exchange Management Act, assets amounting to rupees 289.28 crore have been seized under Section 31 of FEMA. एंड वन, ये तो खैर क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो हैं, यही बेसिकली पूछ सकता है, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आरबीआई हैज बीन कॉशनिंग यूजर्स, होल्डर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ वर्चुअल करेंसीज वाइड पब्लिक नोटिसेस ऑन December 24, 2023। दूसरा उन्होंने फरवरी 2013 में, फिर 2017 में, और फिर 2017 में क्या किया इन्होंने, आरबीआई ने क्या किए हैं, सर्कुलर जारी किए हैं that dealing in VC is associated with potential economic, financial and operational, legal, customer protection and security related risk. RBI in its circular in 2021 has also advised its regulated entities to continue to carry out customer due diligence process for a transaction in virtual currencies in line with regulations, government standard for know your customer, anti-money laundering, AML, combating financing of terrorism CFT, obligations under Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002, in addition to ensuring compliance with relevant provision under Foreign Exchange Management Act for overseas remittances. तो देखिए वर्चुअल करेंसी को क्या क्या, KYC, AML, उसके बाद CFT, उसके बाद PMLA, उसका FEMA, इतने एक्ट क्या है जो हमारे यहाँ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करते हैं। फिर देखिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी e-rupee is in the form of digital token that represents legal tender। तो आप जानते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने क्या है, e-rupee, जिसे हमने इसका ये हमारा सिंबल है, देखिए e-rupee का सिंबल है, इसको लॉन्च किया है। ये क्या है, एक डिजिटल करेंसी है जो क्या करेगा कि सभी जो ट्रांजेक्शन उन्हें एक डिजिटल करेंसी में कर पाएगा। तो देखते हैं क्या है ये। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई लॉन्च द फर्स्ट पायलट डिजिटल रूपी रिटेल सेगमेंट e-rupee ऑन 1 December 2022। तो 1 दिसंबर 2022 को सबसे पहले आरबीआई ने क्या किया है, e-rupee, एक जो डिजिटल करेंसी उसे लॉन्च किया। द e-rupee पायलट करंटली कवर्स विद 5 सिटीज। कहाँ पे 5 सिटीज में लॉन्च किया, मुंबई में, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर एंड चंडीगढ़, इन 5 शहरों में से लॉन्च किया गया। द e-rupee इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट्स लीगल टेंडर। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई वर्चुअल करेंसी नहीं है, ये जो हमारे जैसे हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं वैसी नहीं है। बेसिकली जो हमारा रूपी है उसी क्या है, डिजिटल करेंसी है, और एक है लीगल टेंडर है, जैसे फिजिकल नोट होता है वैसे ये लीगल टेंडर है। इट इज बीइंग इशूड इन द सेम डिनोमिनेशंस दैट पेपर करेंसी एंड कॉइन्स आर करंटली इशूड। तो डिनोमिनेशन भी सेम है जो क्या है पेपर करेंसी और कॉइन्स के हैं। इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। The e-rupee offers features of physical cash like trust, safety and settlement finality। ये तीनों इसमें क्या है, इसके फीचर्स हैं। As in the case of cash, it will not earn any interest and can be converted to other form of money like deposits with banks। ये कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं मिलेगा लेकिन इसे डिपॉजिट किया जा सकता है। RBI has identified 8 banks for phase wise participation in the retail project। तो कौन कौन से बैंक हैं इसमें जो कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा। ये क्या हमारे बैंक जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अ सेपरेट e-rupee wallet has been conceived in the pilot, considering that e-rupee forms part of the currency system while other digital wallets form part of the payment system। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो e-rupee है वो क्या है, करेंसी सिस्टम का पार्ट है, जबकि जो डिजिटल वॉलेट्स और हैं जैसे UPI है, ये सब क्या है, पेमेंट सिस्टम है। Users will be able to transact with e-rupee through a digital wallet offered by the participating banks and stored on mobile phone and devices। तो हम किसी तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इसमें ट्रेड कर सकते हैं।
फिर देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये अभी किसी न्यूज में थी तो इसको देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाज लॉन्च ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2015-16। कब लॉन्च हुआ था? 15-16 में। टू इनहांस फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म एंड एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, improve on farm water use efficiency and introduce sustainable water conservation practices। तो इसमें क्या क्या ऐसे कंपोनेंट है? एक तो एरिया, जो हमारा इरिगेटेड एरिया है उसे, उस एरिया को, उसकी कवरेज को बढ़ाना है। दूसरा ऑन फार्म वाटर एफिशिएंसी, तो जो वाटर एफिशिएंसी है उसे बढ़ानी है इरिगेशन में। और तीसरा सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज एन अम्ब्रेला स्कीम, एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें कई और स्कीम्स को समाहित किया गया, consisting of two major components being implemented by the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इनकी दो की अलग अलग जो स्कीम्स थी उनको इसमें एकोमोडेट किया गया। कौन कौन सी? एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये इसका एक कंपोनेंट है। और दूसरा हर खेत को पानी, ये भी इसका दूसरा कंपोनेंट है। हर खेत को पानी इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 4 सब कंपोनेंट्स। अब जो हर खेत को पानी, उसके फिर से 4 कंपोनेंट हैं। क्या क्या है? कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, दूसरा है सरफेस माइनर इरिगेशन, तीसरा है रिपेयर रिनोवेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, और चौथा है ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। ये क्या है? इसके 4 कंपोनेंट है। किसके? हर खेत को पानी। इन 2016 विद द लॉन्चिंग ऑफ रिवाइज्ड AIBP फॉर्मेट, ये जो हमारी कमांड एरिया डेवलपमेंट जो सब कंपोनेंट है उसको भी क्या कर दिया? इसी में ले लिया गया है। In addition, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कंसिस्ट ऑफ 2 अदर कंपोनेंट्स इम्प्लीमेंटेड बाय अदर मिनिस्ट्रीज। इन 2 मिनिस्ट्री के अलावा और 2 मिनिस्ट्री से कौन कौन से कंपोनेंट हैं? पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एक तो इसमें, एंड फार्मर वेलफेयर, एक तो ये ले लिया गया है। दूसरा वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, जो कौन इसको करे? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ये भी क्या है? इसके कंपोनेंट है। तो टोटल हमारी 4 मिनिस्ट्री हो गई, 4 कंपोनेंट हो गए, और जो हमारा कंपोनेंट है कौन सा? हर खेत को पानी, उसके अंदर फिर से 4 कंपोनेंट। तो ये इसको आप ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए प्रमोशन ऑफ टॉय इंडस्ट्री। देखिए हम जानते हैं कि इंडिया के टॉय इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, और मेनली हमारे टॉय इंपोर्ट्स कहाँ से होते हैं? चाइना से होते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम टॉय इंडस्ट्री को, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक इंडस्ट्री है, क्यों ना हम इसे अपनी ही कंट्री में डेवलप करें। इसलिए टॉय इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं? To cater to the design and innovation related needs of MSMEs including toy sector, the ministry through its network of MSME technology centers, पूरे देश में क्या establish किए गए? MSME technology center work for design and development of tools, molds, dies, jigs, fixtures, prototype etc। तो क्या होता है? ताकि क्या हो जाए? कुछ डिजाइन अच्छे और उसमें इनोवेशन के लिए ये क्या है? Besides, Ministry of MSME is conducting various skill development program for aspiring and existing entrepreneurs in accordance with the demand of industry to fill the gap of skilled workforce in MSME sector including toy industry। तो एक तरफ हम क्या कर रहे हैं? इसमें इनोवेशन के लिए, डिजाइन के लिए, अच्छे टूल्स के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ हमारे जो MSME टेक्नोलॉजी सेंटर हैं उनके थ्रू डेवलप कर रहे हैं, और दूसरा हम स्किल डेवलपमेंट के लिए भी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। A comprehensive national action plan for toy has been formulated by government। तो क्या एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज डेवलप किया गवर्नमेंट ने, टू प्रमोट डिजाइनिंग ऑफ टॉय बेस्ड ऑन इंडियन वैल्यूज, कल्चर एंड हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग टॉयज एज ए लर्निंग रिसोर्स, ऑर्गेनाइजिंग हैकाथन एंड ग्रैंड चैलेंजेस फॉर टॉय डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, monitoring quality of toys, restricting import of substandard and unsafe toys, promoting indigenous toy clusters, बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंसेंटिवाइज टॉय मैन्युफैक्चरर। ये हमारे क्या स्टेप्स हैं जो हमने टॉय इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए लिए हैं। फिर हमारी अभी रिसेंटली क्या लॉन्च हुई है? जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। तो ये हमारे क्या है? पहली जो क्रॉप है जो क्या है, जो ऑयल सेक्टर में जो क्या है ऑयल हमारी है, वो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड GM मस्टर्ड हाइब्रिड, क्या है? DMH11। तो अगर हम एग्जाम में पूछता है कि DMH11 क्या है, तो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है। एंड इट्स पैरेलल लाइंस ड्यूरिंग 147th मीटिंग ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो जो GEAC है, ये क्या करती है? इसके फाइनल इसको अप्रूवल देती है ऑन 18 अक्टूबर 2022 फॉर इट्स सीड प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग एज पर एग्जिस्टिंग ICAR गाइडलाइंस। Conditions imposed by GEAC while recommending the environmental release of GM mustard hybrid DMH11
and its parental lines and other extant rules regulation prior to commercial releases. तो ये हमारी क्या है, पहली ऑयल सीड लॉन्च हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड. The hybrid DMH11 has been tested against the Czech varieties किसमें, वरुणा and RL 1359 during biosafety research level trial. तो इसमें biosafety research level trials भी हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, where it gave 28.15 high over Varuna during year. ठीक है. फिर इसका field trials for 3 years were conducted to assess the impact on human health पे impact के लिए भी, and environment as per the stipulated guidelines and applicable rules. Extensive studies carried out on toxicity, allergenicity, compositional analysis, field trials and environmental safety studies of GM mustard lines versus their non-transgenic comparators have provided evidence that GM mustard hybrid DMH11 and its parental lines are safe for cultivation and for food and feed use. Vegetation of bees on to the transgenic lines is similar to the non-transgenic counterpart during the BRL1 and BRL2 trials conducted as per the protocols approved by Review Committee on Genetic Manipulation and GEAC. तो ये क्या हमने किस तरीके से उसके एथिकल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज और हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ये कि सारे ट्रायल्स हम क्या करते हैं, इसके करते हैं. अब नेक्स्ट देखिए, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, contributing 24% of the global milk production. According to production data of Food and Agriculture Organization corporate statistical database FAO के corporate statistical database के आधार पर India is the highest milk producer, ranked first position in the world, contributing 24% of the global milk production in the year 2021-22. The milk production of India has registered 51% increase during the last 8 years. Last 8 year में 51% increase रहा है milk production में during the 2014-15 and 2021, an increase in 22 per crore tons in the year 21-22. फिर देखिए, India received highest foreign inward remittances in a single year. कितना, 89,127 मिलियन, कब, 21-22 में. तो ये सबसे जानने वाली बात है कि इंडिया ने 2021-22 में आज तक की सबसे हाईएस्ट इनवर्ड रेमिटेंसेस क्या होती हैं, जो हमारे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो वहां से हमें पैसा भेजते हैं, उसे हम रेमिटेंस बोलते हैं. तो हाईएस्ट आज तक की कितनी, 89,127 मिलियन हुई है. तो इसमें देखिए क्या क्या हमारी 17-18 में कितनी थी, 69,129 यूएस मिलियन थी डॉलर. 18-19 में 76 थी. तो ये इंक्रीज करती जा रही है. और देखिए 2021-22 में 89,127 यूएस मिलियन डॉलर्स को हमने रिसीव किया है. ये हमारे इंपॉर्टेंट एक स्टैटिस्टिक्स है जो आप कहीं कोट कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव टाइप वनडे एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. अब देखिए कंट्री वाइज शेयर इन इनवर्ड रेमिटेंसेस 2021-22 में सबसे ज्यादा कहां से आई है, यूनाइटेड स्टेट से 23.4%. कहां से आई, यूएस से आई. फिर यूएई से 18%, यूनाइटेड किंगडम से 6.8%, सिंगापुर से 5.7%, सऊदी अरेबिया से 5.1%, कुवैत से 2.54%, ओमान से 1.6%, कतर से 1.5% और हांगकांग से 1.1% आई है. तो ये भी स्टैटिस्टिक्स आपको याद रखनी पड़ेगी. फिर एक हमारी स्कीम है टेलीमानस स्कीम. क्या है टेलीमानस स्कीम, देखते हैं. नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. ये क्या है, टेलीमेडिसिन है जो क्या करती है, मेंटल हेल्थ पे फोकस करती है. तो टेलीमानस स्कीम क्या है, नेशनल प्रोग्राम है टेलीमेडिसिन का जो कि मेंटल हेल्थ के लिए लॉन्च किया गया है. द गवर्नमेंट हैज लॉन्च नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसे हम टेलीमानस बोलते हैं, ऑन 10 अक्टूबर 2022 टू फर्दर इंप्रूव एक्सेस टू क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग and care services in the country. NIMHAS Bengaluru is the national apex center, coordinated activities, जो क्या कर रहा है, coordinate कर रहा है activities उसकी टेलीमानस across India. Telemanus services are available in 20 languages, provided through 130 mental health professionals, 173 district mental health program personnel and 580 telemanus counselors. तो बेसिकली मेंटल हेल्थ के लिए ये जानना जरूरी है. फिर क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. ये क्या है, अभी हाइड्रोजन मिशन के बारे में पढ़ा था, वही बेसिकली है. ऑन 4 जनवरी 2023 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. ये अभी 4 जनवरी 2023 को ही अप्रूव हुआ है. विद एन आउटले ऑफ 19,744 crore rupees, द मिशन टारगेट्स द प्रोडक्शन,
कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन मीट्रिक टन्स MMT per annum by 2030 किसका हाइड्रोजन का। To achieve these targets, the following components have been announced as part of the mission. इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है? पहला, facilitating demand creation through export and domestic utilization, तो डिमांड क्रिएशन करेंगे। strategic intervention for green hydrogen transition program which includes incentives for manufacturing of electrolyzers and production of green hydrogen, pilot project for steel, mobility, shipping, decentralized energy applications, हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम बायोमास, हाइड्रोजन स्टोरेज, ये भी इसका कंपोनेंट है। फिर क्या, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाए जाएंगे। सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट किया जाएगा। एस्टैब्लिशिंग अ रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स, इसके अलावा एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा किसके लिए? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पब्लिक अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम, ये क्या हमारे कंपोनेंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के, जो कि 4 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर पर्सपेक्टिव से। अभी कुछ न्यूज थी जो द हिंदू से मैंने ली है, देखिए क्या है। सबसे पहले, वेटरन सिंगर वानी जयराम पासेज अवे, मतलब इनकी डेथ हो गई। तो पूछ सकते हैं कि वानी जयराम जिनकी हाल ही में डेथ हुई है वो क्या थी? प्लेबैक सिंगर थी, इसमें यही जानना जरूरी है। फिर क्या, हिमाचल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्विचेस टू ऑल इलेक्ट्रिक मोड, तो हिमाचल हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे सारी की सारी जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है वो किस में हो जाएगी? अब इलेक्ट्रिक मोड में होगी, इलेक्ट्रिक बसेज होंगे या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। क्या है? इन एन एफर्ट टू अचीव द टारगेट ऑफ मेकिंग हिमाचल प्रदेश ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द ईयर 2025, द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज स्विच्ड इट्स एंटायर फ्लीट ऑफ ऑफिशियल व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक रिप्लेसिंग पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कौन सा पहला राज्य है जिसने, जहां पे स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से ई व्हीकल्स को अडॉप्ट कर लिया है, वो कौन सा है? हिमाचल है। चीफ मिनिस्टर, ये क्या, तो ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए, स्की चैंपियनशिप टू बी हेल्ड नियर सिंकिंग जोशीमठ टाउन, ये खैर बाद में अब कैंसिल हो गई है, ये उस दिन की न्यूज थी कि जो स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, ये क्या कर रहा था? अल्पाइन इसकी कॉन्फिडेशन कर रहा था, कहाँ पे? औली में, जोशीमठ के करीब, जो कि फिलहाल इस बार बर्फ कम पड़ने की वजह से कैंसिल हो गई। लेकिन ये उत्तराखंड के चमोली के औली में क्या होती है? हर साल होती है। सेंटर क्लियर्स अपॉइंटमेंट ऑफ 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो इनके नाम आप देख लीजिए कौन कौन है। पंकज मित्तल, संजय करोल, PV संजय कुमार, असदुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा, ये क्या है? 5 हैं। लेकिन इसमें आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से जानने की जरूरत है कि अभी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस क्या है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल हुआ है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की आपस में क्या आमने सामने आए हुए हैं। तो ये आपने देखा कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमेंडेशन भेजी, गवर्नमेंट ने उन्हें पास नहीं किया, उन्हें परमिशन नहीं दी, फिर बाद सुप्रीम कोर्ट में गई। तो ये पूरा आप इसको आपको पढ़ना है और देखना कि एक्चुअल में कंट्रोवर्सी क्या है। इसमें आपको फर्स्ट जजेस केस क्या है, सेकंड जजेस केस क्या है, ये भी पढ़ना है। उसके अलावा किस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, एक बार इसको देख लीजिएगा, ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, इंडिया ज्वाइंस UAE फ्रांस फॉर ट्राइलेटर ऑन क्लीन एनर्जी काउंटर पेंडेमिक स्टेप्स। तो अभी क्या है, इंडिया, UAE और फ्रांस, इन तीनों ने क्या किया? एक ट्राइलेटर बनाया है जो तो क्लीन एनर्जी पे काम करेगा और पेंडेमिक जो होती है उनको काउंटर करने के लिए काम करेगा। तो ये पूछ सकता है कि अभी कौन से 3 देशों ने आपस में एक ऐसा ट्राइलेटरल गठजोड़ बनाया है? किसने बनाया है? इंडिया ने, UAE ने और फ्रांस ने, जो कि क्लीन एनर्जी पे काम करेगा और काउंटर पेंडेमिक स्टेप्स पे काम करेगा, मतलब हेल्थ के लिए और क्लीन एनर्जी के लिए, ये जानना जरूरी है। पाक ब्लॉक्स विकिपीडिया फॉर फेलियर टू रिमूव ब्लास्फेमस कंटेंट, तो पाकिस्तान ने क्या किया? बीच में विकिपीडिया को क्या कर दिया था? बैन कर दिया था, क्योंकि वो कहते थे कि इसमें कुछ ब्लास्फेमस कंटेंट है। तो बाद में हालांकि उन्होंने इसे हटा दिया उस बैन को, लेकिन ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने विकिपीडिया पे बैन लगाया था? किसने लगाया था? पाकिस्तान ने लगाया था। मुशर्रफ पासेस अवे इन दुबई, तो आप जानते हैं परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, जो पहले पाकिस्तान मिलिट्री के चीफ भी रहे, वहां के रूलर भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, वो अभी उनकी रिसेंटली कहा दुबई में डेथ हो गई। ओवर 2600 किल्ड इन टर्की सीरिया रील्स अंडर अर्थक्वेक, ये तो खैर उनकी डेथ टोल तो बहुत ज्यादा हो गया। ये जिस दिन न्यूज थी पहले दिन, उस दिन 2600 की बात हुई थी। तो एक बहुत भीषण जो कहाँ पे आया था ये अर्थक्वेक, टर्की और सीरिया में रिसेंटली आया। ये पूछ सकता है कि वहां कहाँ पे आया था वो। हिलेरी अनाउंसेस ग्लोबल क्लाइमेट रिजाइलेंस फंड, ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किसने
ये ग्लोबल क्लाइमेट रिजाइलेंस फंड को लॉन्च किया, किन्होंने? हिलेरी ने किया। इसको हम पढ़ लेते हैं। फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन ऑन मंडे अनाउंस अ ग्लोबल क्लाइमेट रिजाइलेंस फंड ऑफ $50 मिलियन फॉर वुमेन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। किसके लिए? स्पेसिफिकली वुमेन के लिए है कि टू फाइट क्लाइमेट चेंज। द फंड विल एम्पावर वुमेन एंड कम्युनिटीज to fight climate change and help provide new livelihood resources and education, she said addressing salt pan workers in Gujarat's Surendranagar district। तो ये क्या है, वहां पे सेवा जो हमारी क्या एनजीओ है उसके प्रोग्राम में आई हुई थी और इन्होंने ये लॉन्च किया। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट है, टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ इंडिया वाज 410 गीगावाट। ये हमारी क्या टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी हो गई है इंडिया की 410 गीगावाट। तो इसमें देखते क्या है 174.53 गीगावाट इज फॉर नॉन फॉसिल फ्यूल। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। हमारी जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 410 गीगावाट है, उसमें से जो नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब क्लीन एनर्जी है वो कितनी है 174.53 फॉसिल गीगावाट है। तो 174.53 gigawatt the fossil fuel non-fossil fuel power generation capacity of India at the end of 2022. The capacity include 63.30 gigawatt solar power, 46.85 gigawatt large hydro, 41.93 gigawatt wind power, 10.73 gigawatt biopower, 4.94 gigawatt small hydro power and 6.78 gigawatt nuclear power है। टोटल हमारी कितनी है 410 गीगावाट है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी क्या किया था, SSLV-D2 को लॉन्च किया। ये इसके बारे में देखते हैं क्या है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली लॉन्च इट्स सेकंड डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हमारा एक नया लॉन्च व्हीकल है। पहले आपने GSLV और PSLV के बारे में पढ़ा होगा। ये हमारे एक और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसे क्या है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी सेकंड डेवलपमेंटल फ्लाइट को इसरो ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया एंड प्लेस्ड 3 सैटेलाइट इन द प्रिसाइड ऑर्बिट। और उसमें 3 सैटेलाइट्स को इसमें ऑर्बिट में प्लेस किया। द 3 सैटेलाइट्स आर इसरोज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07। ये किसके? इसरो की अपनी है जो क्या है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। दूसरी यूएस बेस्ड फर्म अंटारिया जेनस-1। ये जेनस-1 क्या है यूएस बेस्ड अंटारिया की है, एंटारिस की है। और तीसरा चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स की आजादी SAT-2। ये इसकी 3 सैटेलाइट्स को इसने क्या किया लॉन्च किया इसरो ने। कहां से? SSLV-D2 लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम इंडियन द फर्स्ट लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। कहां से? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। तो ये क्या हमारी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। SSLV-D2 क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। फिर देखिए गया कार टी सेल थेरेपी द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड होलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये एक डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो इसे आप पढ़ सकते हैं, आपको कहीं भी गूगल में मिल जाएगा। लेकिन कार टी सेल थेरेपी किस चीज के लिए यूज हो रही है? CAR-T सेल थेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए की ट्रायल फॉर गगनयान कंडक्टेड। क्या है गगनयान? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अलोंग विद इंडियन नेवी has conducted an important trial of गगनयान। गगनयान क्या है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। तो गगनयान हमारा क्या है इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसे इसरो कर रहा है। तो इसकी हमने क्या करा एक ट्रायल किया अभी, किसने? इसरो ने और इंडियन नेवी ने मिलकर। ऑन ट्यूजडे दे कैरीड आउट इनिशियल रिकवरी ट्रायल ऑफ क्रू मॉड्यूल इन द नेवीज वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी एट इन कोची। कहाँ पे हुआ ये क्रू रिकवरी मॉड्यूल? कहाँ पे? इंडियन नेवी की टेस्ट फैसिलिटी है कहाँ पे? कोची में। The trial were part of the preparation for crew module recovery operation for the Gaganyaan mission that will be carried out in Indian waters with the participation of Indian government agencies. The overall recovery operation being led by Indian Navy. ये बाकी इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि गगनयान क्या है? ये इंडिया का ह्यूमन स्पेस मतलब जिसमें कि कोई इंसान स्पेस में बैठ के जो जाएगा वो है। ये अभी तक इंडिया में नहीं किया गया है, लेकिन अभी इसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, इसके अभी टेस्ट चल रहे हैं। डेक्ड अप इन स्नो थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन गुलमर्ग। तो ये पूछ सकता है कि थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स इस बार कहाँ हुए? गुलमर्ग में हुए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज इस वीक की रही कि क्या रहा कि जम्मू में हमें क्या लिथियम के डिपॉजिट्स मिले हैं। पहली बार इंडिया में
लिथियम के डिपॉजिट कहाँ मिले? जम्मू कश्मीर, जम्मू में मिले हैं। इसको देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ 5.9 टन्स ऑफ लिथियम डिपॉजिट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अ फर्स्ट फॉर इंडिया, would reduce the need for import and improve employment opportunities, officers in the unitary said। तो क्या हमारे जम्मू में लिथियम के 5.9 टन के हमें लिथियम के डिपॉजिट्स मिले हैं, फर्स्ट इन इंडिया, और ये हमारे लिए क्या बहुत ही गेम चेंजिंग हो सकता है। Adding that the find was major boost to the manufacture और rechargeable batteries for smartphone, laptop and electric car। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है उनमें क्या होता है? लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है। तो अभी तक हम अपना लिथियम पूरा का पूरा इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब अपने देश में लिथियम आयन बैटरीज के लिए हमें क्या मिला है? ये लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। द लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ? जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला है। देयर वॉज अ प्रेजेंस ऑफ बॉक्साइड इन कंपोजिट फॉर्म। ये तो खैर अलग चीजें हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी रिसर्च करी। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? तो ठीक है, मेन चीज यही कि जो हमारे लिथियम के इतने बड़े भंडार मिले हैं, जो कि पहली बार इंडिया में मिले हैं। कहाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है कि जितनी भी हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, ये पूरी की पूरी तरह लिथियम पे, जो हमारे जो सेमीकंडक्टर हैं उन पे बेस्ड होती है, और जो जितने हमारे डिवाइसेस हैं उसमें लिथियम आयन बैटरीज का यूज किया जाता है। तो जिस देश के पास इसके भंडार मिलते हैं ज्यादा, उसकी क्या है, उसको ग्लोबल स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अभी देखते हैं कि चाइना में इसके बहुत बड़े भंडार हैं, तो देखिए वो कितना आगे निकल रहा है। हम भी इसको आज तक पूरी की पूरी तरह इंपोर्ट करते थे, इसलिए हमारी डिपेंडेंस इसके इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा बनी हुई थी। अब चूंकि हमारे अपने देश में इसके भंडार पहली बार मिले हैं, तो ये क्या होगा, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करेगा, और ग्लोबल स्टेज पे भी इंडिया का इसमें स्टेटस बढ़ेगा। एक हमारा ये फैक्ट आया था इस वीक, देखिए, इंडियंस रिनाउंसिंग सिटीजनशिप हाईएस्ट सिंस 2011। 2011 से इस साल हमारे सबसे ज्यादा इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप को छोड़ा है। तो क्या है? 16.63 इन लाख। तो 16.63 लाख इंडियंस हैव रिनाउंस देयर सिटीजनशिप सिंस 2011। 2011 से 16.63 लाख लोगों ने 16 क्या कर दी? इंडियन सिटीजनशिप छोड़ी है, इंक्लूडिंग 2.25 लाख लास्ट ईयर। पिछले साल 2,25,000 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ी है। ये हमारा क्या फैक्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। फॉर ब्रूस फीडिंग रूटेडनेस इन द वोट। अभी क्या है ना, ब्रू रिफ्यूजी कहाँ के हैं ये हमें जानना जरूरी है। क्या है कि ब्रू एक क्या है, ट्राइब है, जो कहाँ रहती थी? मिजोरम में पहले रहती थी। वहां पर इनके साथ हिंसा हुई तो इनको कहाँ रिसेटल किया गया? त्रिपुरा में रिसेटल किया गया। और इनके त्रिपुरा में ही क्या है, इनको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। कई सालों तक इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, अब इनको क्या है, वोटिंग राइट्स भी मिल गए हैं। तो पूछ सकते हैं कि जो ब्रूज जो रिफ्यूजी है वो किस राज्य के हैं? मिजोरम के हैं। और कहाँ है अभी, कहाँ पे रहते हैं? वो त्रिपुरा में रहते हैं। इनके साथ जो मिजोरम में हिंसा हुई थी, उसके बाद ये लोग त्रिपुरा में रिसेटल हो गए थे। तो इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको और थोड़ा चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। अश्विन बिकेम सेकंड फास्टेस्ट टू 450 टेस्ट विकेट। तो अश्विन के हैं ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी के बाद सेकंड फास्टेस्ट 450 विकेट लेने वाले बने हैं टेस्ट विकेट। ये एक फैक्ट है जो पूछ सकता है। उसके बाद देखिए, ये गगनयान मिशन के बारे में हिंदी में देखिए। गगनयान मिशन इसरो और नौसेना के क्रू के सुरक्षित वापसी मॉड्यूल पर किया गया सफल परीक्षण। ये हमने अभी पढ़ा था पहले, एक बार देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद ने भारतीय नौसेना के साथ अपने गगनयान मिशन की तैयारियों के तहत वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी में क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉड्यूल की शुरुआती परीक्षण किए, जो कि सफल रहे। इसरो ने कहा कि यह परीक्षण गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल रिकवरी ऑपरेशन की तैयारी का हिस्सा था, जो कि भारतीय समुद्री जल में किया जाएगा। गगनयान मिशन ने पूरे रिकवरी ऑपरेशन का नेतृत्व भारतीय सेना कर रही है। इस परीक्षण के दौरान क्रू मॉड्यूल की रिकवरी के लिए आवश्यक संचालन का क्रम पूरा किया गया। 3 सदस्यीय दल को सुरक्षित लाने की जांच। इसरो ने बताया कि गगनयान मिशन के तहत, ये क्या है गगनयान मिशन देख लीजिए, 3 सदस्यीय चालक दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किमी की कक्षा में लॉन्च करके और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारा जाएगा। चालक दल की सुरक्षित वापसी किसी भी सफल मानव अंतरिक्ष अभियान का अंतिम चरण है। वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी भारतीय नौसेना की एक अत्याधुनिक सुविधा है, जो विभिन्न परिस्थितियों और क्रैश परिदृश्यों के तहत विमान के से बचने के लिए एयर क्रू को वास्तविक परीक्षण प्रदान करती है। इसके ये इंपॉर्टेंट था क्या गगनयान मिशन के बारे में। शुभ निसार, भारत ने फोड़ा नारियल, अमेरिका ने भेंट की मूंगफलियां। क्या है निसार? क्या है? दोनों देश मिलकर बना रहे पृथ्वी पर नजर रखने वाला सबसे महंगा उपग्रह, कैलिफोर्निया से बेंगलुरु रवाना। तो ये क्या है, एक सबसे दुनिया का महंगा उपग्रह है, जो क्या करेगा, पृथ्वी पर नजर रखेगा। निसार उपग्रह इंडिया और
यूएस मिलके बना रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो निसार उपग्रह की कैलिफोर्निया से बेंगलुरु रवानगी से पहले नासा में विदाई समारोह रखा गया। यहाँ इसरो के भारतीयों ने निसार में, ठीक है, नारियल फोड़ा है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है देखिए, ये है सफलता व की ये क्या, पृथ्वी के पर्यवेक्षण उपग्रह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार की गई। $150 की इस परियोजना पर अमेरिकन नेशनल एयरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और इसरो मिलकर काम कर रहे हैं। तो निसार क्या है, इंडिया और यूएस का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या है ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। क्या है, निसार में 2 रडार प्रणालियां हैं जिनके परीक्षण 2021 से हो रहे हैं। जेपीएल ने एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाया है। यह जंगलों के भीतर भी सतह को देखने की क्षमता रखता है। बेसिकली क्या है, अर्थ को देखने वाला मतलब रिमोट सेंसिंग हमारी क्या है, सैटेलाइट सैटेलाइट है, जिसे इंडिया और यूएस मिलके बना रहे हैं। क्या करेगा देखिए निसार, निसार पूरी पृथ्वी को व्यवस्थित ढंग से नक्शाबद्ध करेगा, जो अलग अलग रडार जमीन, पानी, जल, कृषि, हिम पर लगातार नजर रखेगी। इन सार तकनीकी सतह पर 1 इंच के तक के आकार में हर 12 दिन में आए बदलावों की पहचान लेगी। हर 12 दिन में पूरी धरती की तस्वीरें लेगा। एक तस्वीर का सैंपल साइज लॉन टेनिस कोर्ट के बराबर होगा। और क्या क्या करेगा ये, इससे प्राकृतिक आपदाओं, खासतौर से चक्रवातों के खतरे की पहचान हो पाएगी। समुद्र स्तर कितना और किस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसकी पहचान होगी। हिम आच्छादित क्षेत्रों में आए बदलाव पर भी नजर रखी जाएगी। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास करने वाली पहली भारतीय स्क्वाड्रन लीडर लौटी स्वदेश। कौन है, इनका नाम बस जान लीजिए। ये पूछ सकता है कि विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वाड्रन कौन थी। इनके बारे में, इनका नाम है भावना कंठ व मोहना सिंह। ये क्या है, 2 हैं। और पहली महिला पायलट कौन बनी है, अवनी बनी है। इसको जान लीजिएगा, ये प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। अवस्थाना, ये उत्तराखंड से इंपॉर्टेंट है। देखिए, अवस्थापना और निवेश बोर्ड के लिए बनाएगा एक्ट। तो उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन के लिए एक नए बोर्ड को बनाए जाने की बात चल रही है और नया एक्ट बनाने की बात चल रही है। तो ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी कंपनी मैकेंजी ग्लोबल ने उत्तराखंड अवस्थापना और निवेश बोर्ड के एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया है। एक नया एक्ट बनाया जा रहा है, क्या, उत्तराखंड अवस्थापना और निवेश बोर्ड। अब नियोजन विभाग प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एक्ट बनाने के लिए बिल को प्रस्ताव लाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक पेश होगा। तो ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए। फिर देखिए, दारमा में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना और डैम का विरोध। तो इसमें नाम देख लेते हैं। दारमा घाटी में प्रस्तावित 165 मेगावाट बोकांग बालिंग जल विद्युत परियोजना। ये पूछ सकता है कि बोकांग बालिंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है। ये कहाँ है, पिथौरागढ़ के धारचूला के दारमा वैली में है। कौन सी, बोकांग बालिंग जल विद्युत परियोजना। इसके बारे में पूछा जा सकता है। मिजोरम पर शरणार्थियों का बोझ, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी। बस आप इसको वैसे आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपके सामने स्लाइड रख रखी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि अभी फिलहाल म्यांमार में जो कुछ उनके सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, उनके खिलाफ क्या चल रहे हैं, अभियान चल रहे हैं, जो खासतौर से मिजोरम बॉर्डर पे चल रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ है कि म्यांमार से भारी संख्या में जो शरणार्थी हैं वो कहाँ आए हैं, मिजोरम आए हैं। और मिजोरम के लिए ये क्या है, बहुत बड़ी समस्या कह लीजिए, एक बहुत बड़ी चुनौती बने हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई कौन से राज्य में, उत्तराखंड में या इंडिया में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा इस बीच में शरणार्थी आए और वो क्यों आए, तो इसको जानना जरूरी है। टाइगर रिजर्व में सभी निर्माण कार्यों पर लगी रोक। ये क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनमें सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो उत्तराखंड का जो ढेला में जहाँ पे अभी एक टाइगर सफारी लॉन्च करने की बात चल रही थी, वो भी नहीं हो पाएगा। तो प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से कहाँ पर हम टाइगर सफारी को लॉन्च नहीं कर पाए। तो टाइगर रिजर्व के, कालाघाट टाइगर रिजर्व के जो हमारा ढेला जो था वहां पे। और क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी टाइगर रिजर्व में सभी निर्माण कार्यों में रोक लगा दी। ऑपरेशन दोस्त क्या है, ये पूछ सकता है। ऑपरेशन दोस्त अभी हाल ही में जो टर्की में और सीरिया में इतना बड़ा भूकंप आया था, तो इंडिया ने टर्की की हेल्प के लिए एक अभियान चलाया। तो उसे क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन दोस्त दिया गया, जिसमें भारत से एनडीआरएफ और हमारे कई सारे यहाँ के जो ह्यूमन जो हमारी मैन पावर है वो वहां गई। साथ में उनको बहुत सारी राहत सामग्री भी भेजी गई। ये उत्तराखंड में मई और जून में होंगी G20 की 2 बैठकें।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है। G20 समिट के तहत उत्तराखंड में भी 2 बैठकें होंगी, कहाँ कहाँ पर होंगी, इसके जो वर्किंग ग्रुप हैं, एक नैनीताल में और एक ऋषिकेश में। ये पूछ सकता है कि G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड में कहाँ कहाँ होंगी, एक तो ऋषिकेश में और एक नैनीताल में, 2 होंगी। नकल माफिया को उम्र कैद और 10 करोड़ का जुर्माना। ये क्या है, उत्तराखंड इंडिया का पहला ऐसा राज्य बना जहां पर एक बहुत ही सख्त नकल कानून लाया गया। उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में मेंस में पूछा जा सकता है कोई से एग्जाम में। और इसमें देखिए क्या क्या है, उत्तराखंड में जल्द ही देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून आने वाला है, जिसमें नकल आ चुका है अब तो, ये जिसमें नकल माफिया को 10 साल की उम्र कैद, जिसमें नकल माफिया को उम्र कैद और 10 करोड़ का जुर्माना, और जो अभ्यर्थी नकल करेंगे उन्हें 10 साल तक जेल का प्रावधान किया गया है। ये इसमें क्या है, बेसिकली थोड़े प्रोविजंस हैं इसके। फिर प्रकट हो रहा है धूमकेतु। ये भी एक बार का इम्पोर्टेंट है। यह धूमकेतु करीब 50,000 साल बाद पृथ्वी के पास आया है, जबकि 10 से 12 फरवरी के बीच मंगल ग्रह के पास पहुंचेगा। कौन सा है, इसका नाम है ग्रीन कॉमेट। ग्रीन कॉमेट के नाम से मशहूर एक धूमकेतु दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह धूमकेतु करीब 50,000 साल बाद पृथ्वी के पास आ रहा है। तो ये हमसे पूछ सकता है कि एग्जाम में कि ग्रीन कॉमेट क्या है। ग्रीन कॉमेट एक धूमकेतु था, एक कॉमेट था, जो कि 50,000 साल बाद क्या है, पृथ्वी के पास आया और 10 से 12 फरवरी के बीच मंगल ग्रह के पास पहुंचा है। इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि जैसे ग्रीन कॉमेट। अब ये देखिए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV की अभी जो पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है SSLV, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। SSLV छोटे सूक्ष्म और नैनो उपग्रह क्या होते हैं, छोटे सूक्ष्म नैनो उपग्रह जो 10 से 500 किलोग्राम भार तक के को 500 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। तो ये हमारा क्या है, एक लॉन्च व्हीकल है SSLV, जो कि सूक्ष्म और नैनो उपग्रहों को, जो कि 10 से 500 किलोग्राम का भार हो, उन्हें 500 किलोमीटर तक की कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। यह कम लागत में अंतरिक्ष के लिए पहुंच, कम परिवर्तन काल, कई उपग्रहों को समायोजित करने की सुविधा प्रदान करने के साथ न्यूनतम प्रक्षेपण अवसंरचना की मांग करता है। इससे पहले ये अभी इसकी हमने क्या देखा था, इसकी तीसरा लॉन्च हुआ। पहला लॉन्च कब हुआ था, 7 अगस्त 2022 को SSLV D1 की ने अपनी पहली विकासात्मक उड़ान भरी थी। कब, 7 अगस्त 2022 को, जिसका नाम क्या था, SSLV D1। इसकी पहली विकासात्मक उड़ान भरी थी इसने, और ये थोड़ा सा चूक गया था। SSLV D2 ने SSLV D1 की उड़ान की कमियों का विश्लेषण करने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया। SSLV D2 ने जिन 3 उपग्रहों को, तो D2 ने जो हमारे 3 उपग्रह रखे हमने पढ़ लिया कौन कौन से हैं ये, EOS-07 जो इसरो का है, और दूसरा हमारा जानूस जो अमेरिकी कंपनी अंतारिस का है, और तीसरा हमारा आजादी सेट 2 है जो किसका है, इंडिया का स्पेस किड्स जो एक स्टार्टअप है उसका है। आज की सफल परीक्षण के साथ भारत को एक नया प्रक्षेपण यान मिला है। इसके बाद क्या हुआ, इंडिया को एक नया प्रक्षेपण यान मिल गया है, जिसका उद्देश्य उद्योग के माध्यम से मांग के आधार पर प्रक्षेपित छोटे उपग्रहों का व्यावसायीकरण करना था। इसरो अंतरिक्ष में लघु उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की बढ़ती वैश्विक जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। तो ये हमारा थर्ड लॉन्च व्हीकल हो गया। पहला हमारे 2 थे, GSLV और PSLV, थर्ड हमारा SSLV D2 हो गया, जिसकी हमारी इस सक्सेसफुल लॉन्च के बाद हम क्या कर पाएंगे, सक्सेसफुली स्पेस नैनो और सूक्ष्म उपग्रहों को भी लॉन्च कर पाएंगे। इस वीक के कुछ जरूरी फैक्ट जो थे वो देख लेते हैं। म्यूजिक कंपोजर रिकी केज विंस 3rd ग्रैमी अवार्ड। तो जो रिकी केज म्यूजिक कंपोजर है, उन्हें 3rd ग्रैमी अवार्ड मिला, इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ये न्यूज में थी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 स्टार्ट टुमारो, रन ऑफ कच्छ। तो G20 का जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप था वो कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ में इसकी मीटिंग हुई थी। गंगा विलास क्रूज जो लॉन्च हुआ है वो क्या है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़। जो गंगा विलास रिवर क्रूज है वो कहाँ से, वाराणसी से डिब्रूगढ़ में, तो 2 मुख्य नदियों में जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र में। उसके अलावा क्या, प्रधानमंत्री कल बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक। तो इंडिया एनर्जी वीक कहाँ हुआ था, इस बार बेंगलुरु में हुआ था। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस कहाँ हुई थी, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस, राष्ट्रपति ने ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में है, जहां पर इस बार की दूसरी भारत मतलब 2023 में जो भारतीय चावल कांग्रेस हुई थी, और ओवरऑल ये दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस थी, कहाँ हुई थी, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में हुई थी, कहाँ, उड़ीसा में।
तो दोस्तों ये थे इस हफ्ते के इस वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण समसामयिक विषय जिनको हमने इस वीडियो में देखा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको आपके एग्जाम्स में आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने न्यूज़पेपर्स को पीआईबी को थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। ये आपको जस्ट फैमिलियर करने के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जिससे कि आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। तो अच्छे ऐसे कुछ वीडियोस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।